हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और कोल क्राइसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो हैं वो भी चल रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास मेंस करंट अफेयर को लेकर हमारी सीरीज चल रही है 215 पे। उसके अलावा हमारे पास करंट अफेयर्स के डेली सेशन होते हैं, योगेश सर जिन सेशंस को कंडक्ट करते हैं। जीओआईटी और एसआई एग्जाम के लिए हमारे पास रात को 8 बजे डेली सेशन एग्जीक्यूशन में है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो शेड्यूल है वो शेयर कर सकते हैं, जो भी हिमाचल के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमारे पास अगर हम बात करें न्यूज़ क्या चल रही है कि इंडिया जो है वो वर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जो है, इंडिया जो है वो वर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हमारे पास ऑब्जर्व कर रहा है इन द लास्ट 6 ईयर्स। ठीक है, तो अभी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है वो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 173 में से 108 थर्मल पावर प्लांट उनके पास लो लेवल ऑफ स्टॉक है। मतलब कि अगर 173 हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, उनमें से 108 के पास स्टॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर काफी ज्यादा जो कोल जो इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे और इंडिया में पावर सप्लाई की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें किस जगह कितनी शॉर्टेज है, तो उसका आइडिया ये इंडियन एक्सप्रेस के हमारे पास कटिंग से आप लगा सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से ली गई एक रिपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि झारखंड जो है उसमें 17% शॉर्टेज है लगभग। उसके अलावा राजस्थान में आप देखिए 13% शॉर्टेज है। तो लगातार आप देखिए कि जो शॉर्टेज है वो बनी हुई है। तो हमारे पास हीट वेव बढ़ती जा रही है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज और इलेक्ट्रिसिटी कट कॉमन होते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की, तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है अभी। उसमें एक बहुत बड़ा रीजन हॉटर वेदर कंडीशंस भी हैं। आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल अप्रैल में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या देखने को मिला कि अप्रैल ने पिछले सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। सबसे हॉटर अप्रैल मंथ रहा इन 2022। मतलब कि लाइक पिछले 100 सालों का इतिहास अगर हम देखें, अप्रैल में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितना 2022 में पड़ी। ठीक है, तो अगर गर्मी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली एसी ज्यादा चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ती चली जाएगी। उसके अलावा आप देखिएगा कि हमारे पास इंडिया में ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से ही बनाई जाती है। ये भी बहुत बड़ा एक इश्यू है हमारे पास कि इंडिया में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हमारे पास कोयले के थ्रू ही बनाई जाती है। तो ये इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें जल्दी ही निकालना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें जो कोयला है, अब देखिए थर्मल पावर प्लांट, मान लीजिए पंजाब में कोई थर्मल पावर प्लांट है या हरियाणा में कोई थर्मल पावर प्लांट है। अब यहां तक कोयला पहुंचेगा कैसे? तो इसके लिए रेलवे काम करती है, इसके लिए रेलवेज काम करती है। और अभी रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं हमें कि हमारे पास देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्स टू ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द फ्यूल। यहां पर हमारे पास बहुत बड़े लेवल पर शॉर्टेज चल रही है और फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है ट्रेन्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं कई सारे रीजन हैं जो ओवरऑल मिलकर हमारे पास पावर डिमांड को लेकर इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर देखें, क्या सच में भारत में इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर? अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या भारत के अंदर सच में इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर? तो देखिए बच्चे, भारत की लगभग 65% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है। अब ये थर्मल पावर प्लांट्स क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम पानी को गर्म करते हैं, पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और उन वाटर वेपर से टरबाइन्स की शाफ्ट को रोटेट कराया जाता है। अब ये जो टरबाइन की शाफ्ट्स हैं वो रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेनेवर हमारे पास जब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट होती है तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होती है और इस तरह से करंट की प्रोडक्शन की जाती है। बेसिकली हमने टरबाइन की शाफ्ट्स को रोटेट कराना होता है। अब उसके लिए आपको प्रेशर चाहिए और उसके लिए स्टीम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जैसे कि स्टीम इंजन होता है। अब लगातार स्टीम चाहिए तो लगातार हीट चाहिए, और लगातार हीट के लिए आप कोयला जलाते हो। ठीक है, अब जो भारत में 65% इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, इस तरीके से आती है। उसमें से भी 85% जो है वो कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट है।
अगर हम बात करें भारत में ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीपीसी यानी हमारे पास अगर हम बात करें एक महारत्ना कंपनी इसके पास है, ठीक है। इस महारत्ना कंपनी का हमारे पास काम रहता है जिसमें 51% से ज्यादा गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है। तो इसका काम रहता है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स उनको मैनेज करें। इंडिया के जो बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें से 5 को तो यही ऑपरेट करती है। अगर पेपर में कभी सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो हमारे पास एमपी में है। राइट नाउ इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है इंडिया के अंदर, जो कोल से चलता है और इसको मैनेज कौन करता है, एनटीपीसी। तो कम से कम आप एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन तो याद रखेंगे, आप मेंस में इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं राइटिंग प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला समझ लेते हैं, हम कोयले को जलाते हैं। तो कोल है क्या, तो बहुत से आर्टिकल्स और बहुत जगहों पर हमने कोयले के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, लेकिन कोयला जो है वो कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और यहां पर आपको जो चीज याद रखनी है बनती कैसे, यहां पर आप देखिएगा कि जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर दब जाएंगे। फिर हीट और प्रेशर, हीट भी मिल रही है, प्रेशर भी मिल रहा है, और टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, हीट, तो यहां पर जो पीट है वो धीरे धीरे लिग्नाइट में और फिर आगे चलकर एंथ्रासाइट में। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल जो है वो हमारे पास एंथ्रासाइट है, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो ये हमारे पास 4 तरह के कोल हैं, 4 टाइप ऑफ कोल्स हैं। इसमें से बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट है, जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया में एंथ्रासाइट केवल जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का कोल नहीं मिलता बच्चों, इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का कोल नहीं मिलता। यही रीजन है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा कोल रिजर्व होने के बावजूद हमें बहुत बड़े लेवल पर कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। आपके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, जब भारत में इतने बड़े लेवल पर कोल अवेलेबल है फिर भी हम कोयले का आयात क्यों करते हैं, क्यों कोयला खरीदते हैं? उसका रीजन ये है कि जो हाई क्वालिटी कोल है जो थर्मल पावर प्लांट्स में चाहिए, बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में, वो इंडिया में अवेलेबल उस लेवल पर नहीं है। कोयले की बात करें तो ये एक फॉर्म ऑफ कार्बन है और इसके अंदर अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखेंगे। इसमें मेनली हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होता है, उसके अलावा सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स के डीप बरियल के बाद हमारे पास ये जो कोल है वो इस तरह की फॉर्मेशन उसकी होती है। अगर हम यहां पर बात करें, इंडिया के पास वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट जो है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है और 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इंडिया के पास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया के पास हमारे पास 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया रहता है। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट के मामले में क्या सिनेरियो बनता है, तो आप यहां पर देखिए बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स जो हैं, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो कंट्री करता है, पेपर पॉइंट उसे याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कोयला एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री कर रहा है राइट नाउ? इंडोनेशिया। सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा मैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगी चारमिकाइल कोल माइंस। ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कोल माइंस कंसीडर की जाती हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप के पास है। अडानी ग्रुप के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस माइंस है जो हमेशा किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहती है, चारमिकाइल कोल माइंस, ठीक है। तो यहां पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कंसीडर एक तरह से किया जाता है कि यहां पर बेस्ट क्वालिटी कोल अवेलेबल है। लेकिन वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो इंडोनेशिया है 2019 की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे और रशिया 3rd नंबर पे। अब देखिए इस सब सिस्टम के दौरान क्या हुआ है कि रशिया से कोल की जो सप्लाई है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई है। रशिया देखिए काफी हद तक वर्ल्ड में नेचुरल गैस, कोल, ऑयल ये सब सप्लाई करता है। तो आप देखिएगा कि रशिया 3rd नंबर पे सबसे बड़ा सप्लायर है। तो अब रशिया वॉर में इन्वॉल्व है, तो ये जो सप्लाई है ये भी कहीं ना कहीं होल्ड हुई है और इंडोनेशिया ने भी एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी की है। और अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि कोल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका कई सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन इंडोनेशिया का कोल के प्राइसेस को बढ़ाना भी है। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है और 4th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर है।
लेकिन हमारे पास अभी शॉर्टेज क्यों है, एक उसके दो मेन रीजन क्या है, शॉर्टेज के दो मेन रीजन क्या है। एक तो इंपोर्ट्स में हमारे पास शॉर्टेज हो गई है हाई प्राइसेस की वजह से, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। दूसरा, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी अब एक अच्छा साइन है कि वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एकदम से बढ़ी है। आप समझने की कोशिश कीजिए, कोविड के दौरान जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी उन्होंने लगातार पिछली प्रोडक्शन को कवर अप करने के लिए अपनी एक्टिविटी को बढ़ाया है, तो उस सब से इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस सब के चलते हमारे पास लगातार कोल की जो शॉर्टेज है वो देखने को मिल रही है, और अल्टीमेटली कोल शॉर्टेज की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोल शॉर्टेज की वजह से देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज। ठीक है, कोल शॉर्टेज की वजह से हमें क्या देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज। तो इस तरह से आप सिस्टम को समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अगर हम बात करें अभी गवर्नमेंट क्या कोई स्टेप ले रही है, तो अभी आपको मैं बता दूं कि मार्च 2022 में, अभी ये क्वेश्चन आपसे यहां भी पूछा जा सकता है, मार्च 2022 में हमारे पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल कौन है, राव साहिब पाटिल दवे। इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 1,000,000 टन हमारे पास कोल प्रोडक्शन का। हाँ जी, क्लियर, यहां पर आप टारगेट याद रखिए, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर दिया है कि 1,000,000 टन कोल प्रोडक्शन करेंगे। अभी 600 मिलियन टन तक हम चल रहे हैं, तो यानी कि कोल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है, और ये मार्च 2022 की न्यूज ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब गवर्नमेंट आगे कर क्या सकती है, बेसिकली इस प्रॉब्लम से हमारे पास बचने के लिए गवर्नमेंट कर क्या सकती है। तो गवर्नमेंट के लिए हमारे पास जो काम करने वाली एंटिटीज हैं वो है तो कोल इंडिया और एक एनटीपीसी लिमिटेड। कोल इंडिया हमारे पास मेनली कोल से जनरेटेड रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करती है, दोनों गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। तो ये हमारे पास एक तो आउटपुट जो है इंडिया की डोमेस्टिक आउटपुट है उसको इंक्रीज करें। इसके अलावा गवर्नमेंट को हमारे पास ज्यादा से ज्यादा माइंस को हमारे पास क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम करना पड़ेगा ताकि सप्लाई बढ़ सके। और इसके अलावा हमें इंपोर्ट्स को, जो कोयले के जो इंपोर्ट्स हैं उनको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, डिस्पाइट की फाइनेंशियल कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ रही है। तो इन सब तरीके से ही हम अभी करंट लेवल पर कोल के जो इश्यूज हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है बच्चों। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी ओनली। हम यहां पर अगर इन्हीं थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो देश आने वाले टाइम में सफर जरूर करेगा, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द जो है वो अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करें, कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। आपको मैं बता दूं कि 2021 में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी, हमारे पास 15 अगस्त 2021 की जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी थी उसमें क्या कहा था कि बाय 2047 इंडिया बिकेम एनर्जी इंडिपेंडेंट। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि इंडिया जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब कि हम एनर्जी को लेकर कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए ये भी एक टारगेट है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2070 तक हमने 70 तक हमने कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को लगातार रिड्यूस करना पड़ेगा, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और हमें आम लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि वो खुद पर्सनल लेवल पर सोलर एनर्जी का यूज करें, घरों की छतों पर सोलर पैनल्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो इन सब के चलते ही हम ये जो अपनी प्रॉब्लम है उसको लॉन्ग टर्म रन में सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये एक प्रॉब्लम जो है वो अभी के लिए तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में फिर से ये एक और भयानक रूप लेकर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो आई गेस ये कुछ इश्यूज जो हैं आपको समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।